चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10 के मैथ के चौथे चैप्टर जिसका नाम है द्विघात समीकरण, इसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इस चैप्टर को हम लोग एक ही वीडियो में पूरा विस्तार से समझेंगे। देखो, इसमें 4 एक्सरसाइज है। एनसीईआरटी बुक, क्योंकि हमें टॉपर की तैयारी करना तो एनसीईआरटी किताब पढ़ना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी बुक में मतलब जो आपका द्विघात समीकरण, उसमें 4 एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3, 4.4। देखो 4.1 में आपको जांच करने के लिए सीखना है कि कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। 4.2 में गुणनखंड विधि से हमें x का मान निकालना है। 4.3 में पूर्ण वर्ग विधि से हमें x का मान निकालना है। और 4.4 से 4.4 में द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हमें x का मान निकालना है। यानी 4 गो एक्सरसाइज है। हमें इसमें पढ़ना ज्यादा कुछ नहीं है। हमें पढ़ना है गुणनखंड विधि, हमें पढ़ना पूर्ण वर्ग विधि, हमें पढ़ना द्विघाती सूत्र या श्रीधरा 4 नियम पढ़ना है। इन 3 नियमों को पढ़ लेंगे, एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी। तो ध्यान से समझिएगा। पहले द्विघात समीकरण लोग समझिएगा। द्विघात समीकरण क्या है? देखो, चैप्टर मक्खन इसलिए करा रहा हूं, एक वीडियो में मक्खन हो जाएगी। आप ये 3 विधि पढ़ लीजिए, क्योंकि देखो 4.1 में जांच करने का हमें पढ़ना है कि कौन द्विघात समीकरण है। तो भाई द्विघात समीकरण के बारे में जान लेंगे तो जांच अपने आप करने चलाएगा। आज 4.2 में गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि आप सीख लो। अभी मैं आपको इस चैप्टर की चर्चा कर रहा हूं। देखो, सबसे पहले द्विघात समीकरण होती क्या है? द्विघात समीकरण मतलब द्विघात, 2 घाट वाला। जो 2 घाट वाला समीकरण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। फॉर एग्जाम्पल आप लेकर चल सकते हैं 2x² + 3x + 4 = 0, या 2x² + 9 = 0। यहाँ पे x का अधिकतम घाट आप देखिए, यहाँ x का अधिकतम घाट 2, यहाँ भी x का अधिकतम घाट 2। तो यहाँ पर x का अधिक से अधिक घाट कितना निकल रही है? 2 निकल रही है। तो कहने का मतलब है द्विघाट, समझिएगा। यहाँ पर द्वि का मतलब 2 और घाट का मतलब पावर, यानी 2 घाट वाला समीकरण क्या कहलाती है? द्विघात समीकरण कहलाती है। इसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। देखो, द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। द्विघात समीकरण का अगर मानक रूप आप चलिएगा तो होता है ax² + bx + c = 0। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax² + bx + c = 0। अब देखो, द्विघात समीकरण पूछता है कि द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे। तो द्वि का मतलब 2 घाट वाला समीकरण है, इसका मतलब उसमें 2 मूल आएंगे उसके। तो देखो, अभी ये समझने वाली चीज आती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा भी है, द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं? 2। द्वि में छुपा है, द्वि का मतलब 2। याद रखिए ये सब चीजें। अब देखो, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax² + bx + c = 0। अब द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। एक शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा का अशुद्ध या मिश्रित द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + c = 0। इसमें x का गुणांक वाला पद नहीं होता है। शुद्ध में x के गुणांक वाला पद नहीं होता है। जैसे देखो, यहाँ पर 2x² + 9 = 0। क्या यहाँ पर x का गुणांक 3 है? यहाँ x वाला कोई गुणांक है? नहीं है। इसका मतलब है कि ये शुद्ध द्विघात समीकरण है। शुद्ध द्विघात समीकरण में x के गुणांक वाला पद नहीं होता है। लेकिन मिश्रित द्विघात समीकरण चाहे अशुद्ध द्विघात समीकरण में x के गुणांक वाला पद होता है। इसमें देखिए, इसमें x के गुणांक वाला पद है। तो बोल सकते हैं कि वैसे द्विघात समीकरण जिसमें x का गुणांक मौजूद हो तो उसे मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं, और जिसमें x का गुणांक मौजूद नहीं हो उसे हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, जांच करना है। आप कोई भी अगर मान लो आपको समीकरण दे दिया, ऐसा दे दिया x + 2 का दी होल स्क्वायर + 9 + 8x बराबर दे दिया 0। आप पूछेगा क्या ये द्विघात समीकरण है? 4.1 में ही जांच करने के लिए बोलेगा। तो भैया आप a + b का दी होल स्क्वायर लगाकर ब्रेक करिए। आप ब्रेक करने के बाद इसका यदि मानक रूप इस रूप में आता है ax² + bx + c = 0, इसको हल करने के बाद यदि द्विघात समीकरण के रूप में आता है, यानी x का अधिक से अधिक घाट कितना नीचे 2, अगर इसको हल करने के बाद x का पावर 2 आ रहा है, अधिक से अधिक घाट x का पावर 2 आएगा, इसका मतलब को द्विघात समीकरण होगा। तो आपको इसी टाइप से देगा बहुत सारा समीकरण, उसको हल करके द्विघात समीकरण के रूप में लाना है, यानी ax² + bx + c = 0 के रूप में लाना है। इस रूप में आ जाएगा तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो आप ये जांच कर लीजिएगा कि हाँ, द्विघात समीकरण को कैसे जांच करना, हल करके आपको द्विघात समीकरण के मानक के रूप में ला देना है। ठीक है ना? x का अधिकतम से अधिकतम घाट कितना आना चाहिए भाई? तो x का अधिक से अधिक घाट 2 आना चाहिए। मेरे अनुमान से आपको इसमें सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं गुणनखंड विधि, क्योंकि 4.2 में गुणनखंड विधि से हमें x का मान निकालना है। आज जिन बच्चों को गुणनखंड विधि, देखो आप 9th में पढ़ना, 8th में पढ़ना गुणनखंड विधि, छोटा बच्चा भी जानता है। लेकिन आप जैसे बकलोल लड़का सब मैट्रिक में आकर गुणनखंड विधि नहीं आता है, हार्ड लगता है। सबसे सिंपल विधि है, समझिएगा। सारी तरीका मैं आपको सिंपली तरीका से समझाना चाहूंगा। देखो, वो गुणनखंड विधि पढ़ना, गुणनखंड, गुना करके खंड करना है। अब चलिए, मान लीजिए कोई यहाँ पर हम कोई आपके किताब का ही समीकरण उठा लेते हैं। चलिए, आपके कोई किताब का ही समीकरण उठा लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक हम क्वेश्चन उठा लेते हैं गुणनखंड हल करने के लिए। यहाँ पर
एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 बराबर 0। ठीक है ना, इसको गुणनखंड विधि से हमें हल करना है। अभी मैंने जांच करने का तरीका आपको समझा दिया, अब हमें पढ़ना है गुणनखंड विधि पढ़ना है। गुणनखंड विधि क्या होती है तो समझिए, एक एक बातों को समझिए, चैप्टर को मक्खन करिए। देखो बाबू, गुणनखंड विधि में क्या होती है कि सबसे पहले शुरू और अंतिम का गुना करना होता है, शुरुआती और अंतिम का गुना करना होता है। देखो है शुरुआती है और है अंतिम है, इन दोनों का गुना करो तो एक्स स्क्वायर का 10 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर। शुरुआती का अंतिम से गुना करके लिख देना है। अब फिर आपको बीच वाले को ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक करना है कि इनको गुना करने पर 10x स्क्वायर जाए और जोड़ने पर फिर बीच वाला हमें प्राप्त हो जाए। तो सोचो 3x को किस टाइप से ब्रेक करेंगे, किस टाइप से दो भाग में बांटेंगे कि गुना करने पर 10x स्क्वायर और जोड़ने या घटाने पर 3x आना चाहिए। सोचिए, दिमाग लगाइए। तो अगर इसका देखना चाहे तो 10 को ब्रेक करके भी गुणन फैक्टर करके भी आप देख सकते हैं। तो मेरे नजर में ही आ रहा है, देखो इसको एक्स स्क्वायर इस टाइप से अगर मैं इसको लिखूँ माइनस 5x प्लस 2x, ठीक है ना। देखो 3x को ब्रेक करना था, ये एक्स स्क्वायर छोड़ दिए, बीच वाले को दो भागों में बांटना था, बीच वाले को दो भागों में बांट दिया, 5 और 2 उठा लिया। सोचो प्लस 2 और माइनस 5, यानी 2 में से 5 घटाएंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। आप 5 का 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ऑटोमेटिक। आइए माइनस 10 है तो माइनस 10 लिख दिया, बराबर 0 है तो 0। समझ मारिए, मैंने कुछ नहीं करी है, बस आपको गुणनखंड में यही करना है कि शुरुआती का अंतिम से गुना करना है। भैया क्या करना है, शुरुआती का अंतिम से गुना कर देना है और गुना करने के बाद जो आएगा उसको लिख देना है। आप बीच वाले को दो भाग में इस टाइप से बांटिए कि उनको गुना करने पर वही वाला है जो गुना किए हैं और जोड़ने घटाने पर बीच वाला आपको टर्म्स आ जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। एक्स स्क्वायर 3 को हमें 3x को इस टाइप से मैंने ब्रेक कर दिया कि गुना करने पर 10 आ जाएगा और जोड़ने या घटाने पर 3x आ जाएगा। देख सकते हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है बाबू, यहाँ से आपको कॉमन लेना है। कॉमन दो पद में क्या करना है, कॉमन लेना है। तो यहाँ सोचो, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स, तो दोनों में एक्स कॉमन मिले तो एक्स ले लेंगे। यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो एगो एक्स बचेगा, घटाओ यहाँ से एक्स खींच लेंगे तो सिर्फ 5 बचेगा। अब प्लस 2 यहाँ से कॉमन लो, दोनों में 2 मिलेगा। देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स, घटाओ तो घटाओ, और 10 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो 5। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट वाला सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पर x माइनस 5, x माइनस 5 यदि सेम आ जाती है तो आंख मूंद कर आप बोलिए कि भाई हमारा समीकरण सही है, हमारा गुणनखंड सही है। तो यहाँ पर जो सेम आया है ब्रैकेट में उसको एक बार लिखते हैं, x माइनस 5, x माइनस 5 तो x माइनस 5 एक बार लिखेंगे। अब फिर जो कॉमन लिए उसको भी लिखना है, तो कॉमन x लिए थे और क्या लिए थे, प्लस 2 लिए थे, अब बराबर 0, यहाँ भी बराबर 0। अब यहाँ पर जब जब करके उठा लेना है, जब x माइनस 5 है इसको एक बार 0 के बराबर उठाना है और फिर इसको एक बार 0 के बराबर उठाना है। जब x माइनस 5 बराबर 0 तो इसलिए यहाँ पर x का मान माइनस 5 को इधर लाएंगे प्लस 5 हो जाएगा। आप पुनः जब करके उठा सकते हैं, आप पुनः जब है दूसरा का उठा लीजिए, x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x का मान है प्लस 2 को इधर लाएंगे माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं अतः x का मान एगो 5 आ गया, एगो माइनस 2 आ गया। x का मान क्या आ गया, 5 आ गया और माइनस 2 आ गया। मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गई होगी गुणनखंड विधि। देखो गुणनखंड विधि करने के लिए कुछ ना करना होता है, बस करना आपको इतना है कि शुरुआती और अंतिम का गुना करना है। बीच वाले को इस तरह से आपको ब्रेक करना है कि गुना करने पर आपका जो अंतिम वाला पद आया वो आ जाए, मतलब गुना करने पर गुना करने वाला चीज आ जाए, और जो बीच उसको जोड़ने घटाने पर बीच वाला चीज आपकी आ जानी चाहिए। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, एक्स का दोनों मान निकल जाएगा, यानी गुणनखंड विधि से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहूंगा। आप बोलेंगे सर एक तरीका आपने बता दिया, एक और एग्जांपल आप समझा दीजिए। तो चलो बाबू मैं एक और एग्जांपल आप सभी को समझाने की कोशिश करता हूं। एक और एग्जांपल ले लेता हूं किताब से और इसको समझाऊंगा। यहाँ पर थोड़ा सा और दिमाग लगाने वाला मैं आपका लूंगा, ठीक है ना, दिमाग लगाने वाला। समझिएगा ध्यान से इस चीज को। यहाँ पर मैं एक समीकरण ले लेता हूँ एक और, यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0, ये समीकरण मैंने ले दिया। इसको भी गुणनखंड से सॉल्व करना है। तो बाबू सबसे पहली बात यहाँ पर मैंने क्या बताई आपको कि शुरुआती का अंतिम से गुना करके लिख दो। तो 2x स्क्वायर का माइनस 6 से गुना करेंगे, चिन्ह का भी गुना करना है। 2x स्क्वायर का माइनस 6 से गुना करेंगे तो माइनस 12x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 2 6 12, अब माइनस जो करते हो रहेगा तो माइनस 12x स्क्वायर। अब बीच वाले को आपको इस टाइप से ब्रेक करना है कि गुना करने पर 12x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने घटाने पर 1x आनी चाहिए। आपको नजर में ऐसा कोई है तो 12 का फैक्टर करिए तो 4 और 3 आएगा, चढ़ती है 12, मेरे नजर में आ गया। 2x स्क्वायर इसको प्लस 4x और माइनस 3x लिख सकते हैं। देखो इसी को सिर्फ ब्रेक करना है, इसको दो भाग में बांट दिए, 4 के रूप में, 3 के रूप में। अब माइनस 6 तो माइनस 6 बराबर 0। देखिए बाबू यहाँ पर समझिए 4x में से 3x घटाएंगे तो प्लस 1x है, आज 4 का 3 से गुना कर देंगे, हमें कितना लाना है 12, तो 12। इसी चीज का ध्यान रखना है। अब क्या करना है, अब कॉमन ले लेना है, दो पद में कॉमन खींच लेना है। तो यहाँ कॉमन क्या मिलेगा, 2x कॉमन मिलेगा, 2x कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा, और यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा। इसमें माइनस 3x 3 कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा, अब माइनस फिर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ से
अगर 6 में से 3 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा। मैंने बता दिया कि ब्रैकेट वाला सेम आना चाहिए, तो ब्रैकेट वाला सेम आ गया, इसका मतलब हमारा गुणनखंड सही है। देखो जो सेम आया उसको एक बार लिख देना या लगा के x + 2 और फिर यहाँ पर जो कॉमन लिया उसको भी लिखना है 2x और -3 अब बराबर हो गया आपका 0। अब दोनों समीकरण को एक एक बार करके उठाना है जब x + 2 = 0, इसलिए x का मान क्या होगा, +2 को इधर लाएंगे -2, यहाँ भी पुनः उठा सकते हैं। पुनः जब इसको उठाइए, पुनः जब 2x - 3 = 0 या करिए 2x = -3 को इधर लाएंगे +3, इसलिए x का मान है 2 गुना में इधर चलेगा बटा में, तो 3/2, यानी बोल सकते हैं कि अतः x का मान आ गया आपका -2 और 3/2। ये कौन सा विधि है, ये है गुणनखंड विधि। तो ऐसे हल होता है गुणनखंड विधि। मुझे विश्वास है कि आपको गुणनखंड विधि समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम लोग पूर्ण वर्ग विधि समझते हैं। अब समझते हैं पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है, कैसे इसके द्वारा समीकरण को हल करते हैं, कैसे x का मान निकालते हैं। देखो पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण को हल करने के लिए आपको पहले 2-3-4 काम करने पड़ेंगे। पहले तो आपको x² का जो गुणांक होगा उससे दोनों ओर भाग करना पड़ेगा। उसके बाद जो अचर बचेगा उसको बराबर के बाद लेकर चलना पड़ेगा। उसके बाद 1/2 गुना x के गुणांक का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा। वो जो मान आएगा उसको दोनों ओर जोड़ देना है। उसके बाद सर्व समीकरण लगाकर उसको हल कर देना है। अभी आपको नहीं समझ में आ रही होगी, चलिए मैं समझाता हूँ। चलिए एक एग्जांपल मैंने ले लिया 2x² - 7x + 3 = 0। अब इसको भी पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो पहला काम है कि x² का गुणांक से भाग देना है। तो इसमें x² का गुणांक कितना है 2, तो 2 से इसमें पूरा भाग करेंगे, इधर भी करेंगे उधर भी करेंगे। चलिए कर देते हैं पहला काम। तो 2x² बटा में करेंगे 2, यहाँ भी माइनस है तो माइनस देना पड़ेगा, इसमें भी भाग करना पड़ेगा किससे 2 से, इसमें भाग करना पड़ेगा किसमें 2 से। अब बराबर 0 है तो इसमें भाग करना पड़ेगा किससे 2 से। 2 से ही भाग क्यों किया गया, नियम ही होता है पूर्ण वर्ग विधि का पहला नियम कि x² का जो भी गुणांक होगा उससे दोनों ओर भाग करना है। x² का गुणांक अगर 5 होता है तो दोनों ओर 5 से भाग करते हैं। यहाँ x² का गुणांक 2 है तो इधर दोनों ओर किससे भाग कर रहे हैं 2 से। चलिए अब देखिए यहाँ पर है 2 कटिस हो गया तो बच गया यहाँ पर x² - 7/2x अब प्लस में बच गया 3/2 अब बराबर 0। तो पहला काम x² के गुणांक से दोनों ओर भाग करना तो मैंने कर दिया। अब दूसरा काम है जो अचर है जिसमें x का गुणांक नहीं है खाली मान है, तो अचर को क्या करना है बराबर के बाद ले जाना है। तो चलिए उसका काम हम लोग करते हैं। x² - 7/2x आई देखो +3/2 है ना, ये अचर इसको बराबर के बाद ले जाएंगे तो +3/2 है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। तो दूसरा काम भी हम लोग कर लिए, जो अचर था उसको बाहर निकाल दिए। अब तीसरा आपको काम क्या करना है कि 1/2 अगुना x का गुणांक इसका होल स्क्वायर निकाल लेना है। क्या निकालना है, यहाँ पर चलते अब कर लीजिएगा। अब 1/2 अगुना x का गुणांक कितना है माइनस, देखो x को छोड़कर उसका गुणांक कितना है -7/2 है तो -7/2 इसका क्या करना दी होल स्क्वायर। तीसरा काम यही 1/2 अगुना x का गुणांक का दी होल स्क्वायर, तो 1/2 अगुना x का गुणांक -7/2 है तो -7/2 इसका दी होल स्क्वायर। इस मान को करी क्रिया 1 का -7 से गुना करेंगे -7 और 2 का 2 से गुना करेंगे 4, इसका दी होल स्क्वायर तो दी होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16। लिख सकते हैं यहाँ पर जो 49/16 आया इसको दोनों ओर जोड़ देंगे। लिखेंगे यहाँ पर दोनों ओर जोड़ने पर यानी जो मान आएगा उसको क्या करना है दोनों ओर जोड़ देना है। यानी तीसरा स्टेप में जो मान आ रहा है 1/2 गुना x के गुणांक का दी होल स्क्वायर, उस मान को क्या करना है समीकरण की इधर भी जोड़ना है इधर दोनों ओर जोड़ना है। चलिए अब जोड़ते हैं, इसलिए आप कर देते हैं क्रिया x² - 7/2 x अब प्लस यहाँ देखो इसमें जोड़ रहे ना तो x² - 7/2x इसमें जोड़ना क्या है तो 49 जो मान आएगा उसको जोड़ना है 49/16 अब बराबर में क्या है -3/2 है तो इधर भी क्या करेंगे 49/16 जोड़ देंगे। देखो कुछ नहीं करिए, तीसरा स्टेप ही इंपॉर्टेंट है। पहले का स्टेप में मैंने x² गुणांक से भाग करके वहाँ x² गुणांक से भाग कर दिया। दूसरा का में जो बचा अचर उसको बराबर के बाद देखिए लेकर चला आया। अब तीसरा का स्टेप में ये बोल रहा था कि 1/2 गुना x का गुणांक, तो x का गुणांक देख लिया उसका दी होल स्क्वायर का मान निकाले 49/16 आ गया। अब ये जो मान आ गया इसको दोनों ओर जोड़ना है तो मैंने इधर भी जोड़ दिया इधर भी जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद आप इसका क्रिया करिए, जोड़ने के बाद क्या करना आपको इसका क्रिया करना है। क्रिया करने आती है ना, अब इसका क्रिया चलिए मैं कर रहा हूँ ये वाला क्रिया, इसका क्रिया और इसका क्रिया आपको करनी है। अब देखिए यहाँ पे इसको सूत्र के रूप में लेकर चलेंगे, सर्व समीकरण लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे। सर्व समीकरण का मतलब a + b का दी होल स्क्वायर a - b का दी होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करेंगे। तो मान लो ये a का मान x है, अब b का मान इसको मान लो ये 7/4 का दी होल स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, तो b का मान 7/4
4 लेकर चलिए, यानी यहाँ पर x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर। अब फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगे -2 अगुना a का मान x अगुना b का मान आपको यहाँ पर ऐसा रखना है कि उसको क्रिया करने पर 7/2 आ जाए, तो b का मान 60/4 रखेंगे। अब प्लस में 49/16 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं b का मान यहाँ पर 7/4 है, तो 60/4 का दी होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। अब यही चीज नहीं समझ में आ रही है, कोई बच्चा का दिमाग उड़ा होगा, दिमाग उड़ाने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। किसी भी चीज के बेसिक को आप समझ लीजिए, वो आपका क्लियर हो जाएगा। देखो ये एक्स स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस और 2 अपना से लगा दिए सूत्र पर लाने के लिए, क्योंकि ए माइनस बी का दी होल स्क्वायर का सूत्र में होता है ए का स्क्वायर -2ab प्लस बी का स्क्वायर। सूत्र में ही होता है ए स्क्वायर -2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस -2 अगुना ए, तो ए का मान x हो गया अगुना बी का मान यहाँ पर ऐसा रखना है कि क्रिया करने पर 7/2 है, तो बी का मान 60/4 मैंने रख दिया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 49/16, तो 49/16 को 7/4 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा, यानी बी का मान 60/4 आप प्लस बी का स्क्वायर चाहिए आपको, तो बी का मान 60/4 है तो 60/4 का होल स्क्वायर। अब फिर आपसे आप इसको क्रिया करें, देखिए आपका यही वाला चीज आएगा। अब बराबर के बाद जो उसका आप क्रिया करिए, बराबर के बाद 2 और 16 का लसा लेंगे तो बाबू 16 होगा, 2 के पारा कितना ऊपर 16 तो 8 का -3 से गुना कर देंगे तो -24 हो जाएगा। अब प्लस 16 कम 16 ये 49 हो जाएगा, ठीक है ना। इधर यहाँ पर क्रिया में कर देता हूँ, देखो यहाँ पर यहाँ a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, तो सूत्र हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का मान x और b का मान 7/4, तो x -7/4 का दी होल स्क्वायर, ये सूत्र लग गया। यहाँ 16 नीचे रह जाएगा, जो कहते हो 49 में से 24 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 25, यानी 25 बता कितना आ गया आपका मान, आपका 16 आ गया। यहाँ तक मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ साइड में समझा रहा हूँ, समझिए ध्यान से। यहाँ पर देखो बाबू ये x 7/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको ब्रेक कर दिया सूत्र के रूप में, जब इस रूप में आएगा तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x 7/4 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगी, और जैसे ये स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस भी लग जाती है। तो यहाँ पर क्रिया को समझिए, या करके समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा इस क्रिया को। या देखो यहाँ पर x -7/4, ठीक है ना, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, प्लस माइनस रूट अंडर 25/16, कितना आ गया 25/16, स्क्वायर हटा दिया, इधर रूट चढ़ गए तो प्लस माइनस भी आकर जुड़ेगा आपका। अब देखो x -7/4 बराबर प्लस माइनस 25 का रूट 5 और 16 का रूट कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर प्लस माइनस 2 को माना गया, तो एक मान उठाएंगे, एक बार प्लस उठाएंगे एक बार माइनस उठाएंगे, x का देखिए क्लियरली आपका मान निकल जाएगा। जब x -7/4 अब बराबर प्लस 5/4 उठा लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्रिया यदि करिएगा तो 7 5 12 x का मान आपका निकल जाएगा, क्योंकि -7/4 है, इधर लाएंगे तो प्लस 7/4 हो जाएगा, भिन्न का जोड़ बना लेंगे तो x का मान यहाँ से आपका 3 निकल जाएगा। निकाल कर देखिएगा, जब प्लस 5/4 उठा लिए, यही जब आप माइनस उठाकर चलिए, जब x -7/4 आप बराबर -5/4 उठाकर चल रहे हैं, तो इसका क्रिया करके देखिए x का मान आपका 1/2 निकल जाएगा, यानी x का मान 3 और x का मान 1/2। क्रिया कैसे करना है, भिन्न का घटाव नहीं आता है, -7/4 इसको इधर लाएंगे तो +7/4, इसको क्रिया कर दीजिए, भिन्न का घटाव बना लीजिए। तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं किया, समझो बेसिक सिद्धांत को समझिए आप। मैंने करी क्या, सबसे पहले x स्क्वायर का जो गुणांक आया उससे दोनों ओर भाग लगा दिया, बचा जो अचर को बराबर के बाद ला दिया। उसके बाद मैंने सूत्र लगा दिया 1/2 गुना x का गुणांक का दी होल स्क्वायर, जो मान आया उसी मान को दोनों ओर मैंने क्या किया, जोड़ दिया। आज जोड़ने के बाद सर्व समीकरण वाला सूत्र लगा दिया, क्रिया कर दिया, जो इस रूप में यहाँ से स्क्वायर हटा दिया, इधर रूट चढ़ गया, प्लस माइनस आ गया, तो एक बार प्लस उठा लिया एक बार माइनस उठा लिया। ऐसे आपको हल करना। चलिए एक और एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं ताकि पूरा दिमाग में आपका बैठ जाए पूर्ण वर्ग विधि। अब इसका दूसरा एग्जांपल समझते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल आप लेकर चलिए 3x² - 5x + 2 = 0। इसको भी पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। पूर्ण वर्ग विधि का पहला नियम क्या कहता है? पूर्ण वर्ग विधि का पहला नियम कहता है x² गुणांक से दोनों ओर भाग करना है। x² गुणांक यहाँ पर कितना है 3 है, 3 से भाग करेंगे दोनों ओर। देखिए यहाँ पर 3x² बटा 3 माइनस 5 बटा 3, इधर भी 3 से भाग किए, इधर भी हम क्या करेंगे 3 से भाग करेंगे, इधर भी 3 से भाग करेंगे, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ओर 3 से भाग करें। क्यों? क्योंकि x² गुणांक से हमें दोनों ओर भाग करना है। यहाँ जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, तो यहाँ कटने वाला देखिए अब यहाँ बचा क्या, या करके देखिए x² बच गया, अब -5 बटा 3x बच गया, अब +2 बटा 3, जीरो में कुछ भी भाग करेंगे जीरो रहेगा। और दूसरा नियम कहता है अचर को बाहर निकालना है, तो x² -5 बटा 3x अब बराबर है +2 बटा 3, अचर इधर लाएंगे तो हो जाएगा -2 बटा 3, तो अचर को बाहर निकाल दिया। और तीसरा स्टेप क्या कहता है बाबू, तीसरा कहता है कि 1/2 गुना x का गुणांक, तो 1/2 गुना x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना -5 बटा 3 है, तो -5 बटा 3 का दी होल स्क्वायर कर दीजिए। अब देखो यहाँ 1 का -5 से गुना करेंगे तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 2 का 3 से गुना करेंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, यानी 25 बटा 36 मान है। इस मान को दोनों ओर जोड़ देंगे, क्या करेंगे दोनों ओर जोड़ने पर, दोनों ओर
जोड़ने पर दोनों इस मान को जोड़िए। चलिए जोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इसमें इधर भी जोड़ेंगे 25/36, तो जोड़ देंगे 25/36 आप बराबर माइनस 2/3, इधर भी जोड़ देंगे आपका 25/36। दोनों और जो मान है उसको मैंने क्या किया, जोड़ दिया। अब यहाँ से क्रिया करना शुरू करिए। अब देखो यहाँ पर तो इसको सर्व समीकरण के रूप में तोड़ेंगे। इसको किस रूप में सूत्र लगाएगा, तोड़ना सर्व समीकरण के रूप में। तो यहाँ ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, अब माइनस है तो माइनस 2i इंटू ए का मान एक्स लेकर चलेंगे, गुना बी का मान यहाँ पर आपको ऐसा लेकर चलना है क्रिया करने में 5/3 आ जाए, तो हाई वाला मान का स्क्वायर करके आप बी उठा लीजिए। 25/36 है तो 5/6 उठा लीजिए। 5/6 का स्क्वायर करेंगे वही आ जाएगा। तो बी का मान 5/6 लेंगे तो कटेगा 2 3 6 तो 5/3 चलाएगा। अब प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ 5/6 उठा लीजिए। बी का मान ये, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यही चलाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 3 और 36 का लसा आपका 36 हो जाएगा। 3 का पारा कितना पड़ेंगे, 36 आएगा। तो बारे बार अब 12 का माइनस 2 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, माइनस 24 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस 36 से कम 36 ये 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, बी का मान 5/6 प्लस बी का स्क्वायर, यानी a माइनस बी का दी होल स्क्वायर ब्रेक करते हैं एक्स माइनस बी का मान 5/6 तो 5/6 का दी होल स्क्वायर। अब बराबर 25 में से 24 घटेगा तो 1, अब बटा 36 है तो 36। इतना करने के बाद मैंने बताया था स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट चढ़ जाएगी, वही क्रिया कर देते हैं। यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे, अब x माइनस 5/6 स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट आएगा और यहाँ पर 1/36 पर रूट चढ़ जाएगी। अब इसका क्रिया करिए, x बराबर प्लस माइनस 1 का क्या हो जाएगा, 1 रहेगा, 36 का 6 हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ समझिए ध्यान से, x माइनस 5/6 है, ठीक है ना, बराबर लगा दिया। यहाँ से प्लस माइनस रूट हटा दिया। अब जब करके उठाएंगे कि जब x माइनस 5/6 है आप बराबर प्लस 1/6 एक बार उठा लेंगे। इसको इधर क्रिया करते हैं, क्या आता है देखिए, या x बराबर प्लस 1/6 अब माइनस 5/6 को इधर लाएंगे तो प्लस 5/6 हो जाएगा। अब इसका भिन्न का लसा लेकर देखिए तो x का मान कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा आपका। अब इसी प्रकार से एक बार माइनस उठाकर देखिए कि जब x माइनस 5/6 आप बराबर उठाकर चल दिए माइनस 1/6, क्या उठा लिए, माइनस 1/6। इसका क्रिया करके देखिए आप, माइनस 1/6 है, माइनस 5/6 को इधर ला देंगे तो प्लस 5/6 हो जाएगा। इसका क्रिया करेंगे तो हो जाएगा माइनस 1 अब प्लस 5/6 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा 4/6 कटेगा, 2 दूनी 4 2 3 6, यानी x का जो मान आ गया वो 2/3 निकल गया, यानी x के दो मान 1 आ गया और कौन आ गया, 2/3 आ गया। मैंने कुछ नहीं करी है, बस सूत्र पूर्ण वर्ग विधि के बेसिक सिद्धांत को समझ लीजिए, हल हो जाएगी। पहले एक्स स्क्वायर गुणांक से दोनों भाग करना है, फिर अचर को बाहर निकालना है, फिर 1/2 गुना एक्स का गुणांक का दी होल स्क्वायर का मान निकालना है, जो मान आएगा उसको दोनों ओर जोड़ना है। फिर आपको क्या करना है, वहां पर सर्व समीकरण लगाना है, a माइनस बी का दी होल स्क्वायर नहीं तो a प्लस बी का दी होल स्क्वायर, यही दो सूत्र लगाना है, a माइनस बी का दी होल स्क्वायर नहीं तो a प्लस बी का दी होल स्क्वायर। उसके बाद हल कर लीजिए, एक्स का मान निकल जाएगा। तो ये रहा पूर्ण वर्ग विधि, यानी गुणनखंड भी आपको समझ में आएगा, पूर्ण वर्ग भी समझ में आ गया। अब इस चैप्टर का एक अंतिम सूत्र है जिसको हम लोग द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य नियम कहते हैं। बाबू अभी श्रीधराचार्य नियम क्या होता है, जैसा इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। अब देखते हैं श्रीधराचार्य नियम, जिसको द्विघाती सूत्र कहते हैं। आखिर इसके द्वारा कैसे द्विघात समीकरण को हल करना है, ध्यान से समझिएगा। अभी दो विधि आपने समझ ली, गुणनखंड और पूर्ण वर्ग विधि, इसको भी सिंपली मैं आपको समझाऊंगा। देखिए आपस ये क्या होता है द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य नियम। इसमें आपको पहले समीकरण इस रूप में रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के रूप में रहेगा। यहाँ से आपको सबसे पहला काम करना है विवेचक, डी का मान निकालना। डी क्या होता है, तो इसको विवेचक या विविक्तर कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा विविक्तर का सूत्र क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। तो डी का सूत्र आपको निकालना पड़ेगा। जब भी आपको द्विघात समीकरण देगा और उसको श्रीधराचार्य नियम से आप हल करना चाहते हैं तो वहां पर डी का मान निकालना पड़ेगा। डी का सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी और 4ac क्या है, तो बी यहाँ पर देख सकते हैं, एक्स का गुणांक है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक सी क्या है, तो एक अचर है, ये आपको निकालना पड़ेगा। और जैसे इसका मान निकल जाएगा तो मूल निकालने का सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2 है। अब आपको देखने में सूत्र थोड़ा छोटा लग रहा होगा, लेकिन देखो बाबू यहाँ पर कई बार क्या करता है, दूसरे किताब में डी के जगह पर ये वाला मान पुट करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि डी का वो मान होता है। तो श्रीधराचार्य नियम के लिए आपको दो सूत्र निकालना, पहले विवेचक का निकालना है और फिर एक्स का सूत्र आपको लगा देना है, वो हल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, मान लीजिए आपके पास ये समीकरण है और देखिए यहाँ पर डी का 3 कंडीशन निकलेगा। डी का 3 मान, डी का मान यदि 0 आएगा तो वहां पर एक्स का दोनों मान सेम आएंगे। यदि डी का मान 0 से बड़ा आ जाएगा तो वहां पर एक्स का दोनों मान अलग अलग आएंगे। यदि डी का मान 0 से छोटा आएगा, मतलब मान लो डी का मान ऋणात्मक आ गया, तो वहां पर बोलेंगे कि विवेचक का या इसका मूल का अस्तित्व नहीं है। देखो तीनों कंडीशन, डी का मान जब 0 आएगा तो वहां पर मूलों का अस्तित्व बराबर होगा। डी का मान जब 0 से बड़ा आएगा, डी ग्रेटर देन 0, एंड डी का मान 0 से बड़ा आएगा तो मूल वहां बड़ा होगा लेकिन असमान होगा, यानी मूल असमान होगा। और डी का मान जैसे ही 0 से छोटा आएगा और मूल का अस्तित्व नहीं होगा, यानी एक्स का मान वहां पर निकाला नहीं जा सकता है। तो इस कंडीशन में एक्स का मान नहीं निकालेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। दो कंडीशन में आपको एक्स का मान निकालना है, जब डी का मान 0 के बराबर और डी का मान 0 से बड़ा। डी का मान जब 0 से छोटा रहेगा तो आप एक्स का मान नहीं निकालना है। यहाँ पर समझते हैं इस चीज को।
ये आपको समीकरण दिया है और बोला द्विघाती सूत्र या सीधेचार्य नियम से आपको हल करना है। द्विघात समीकरण का खोज सीधेचार्य नियम से आपने ही किया था। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले काम डी निकालेंगे, विवेचक निकालेंगे। यहाँ पर सबसे पहला काम आप यहाँ पर ए बी सी का मान निकालेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक ए का मान, एक्स का गुणांक बी का मान, अचर मान सी का मान। एक ए का मान यहाँ निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर गुणांक 2 हो गया, ए का मान, बी का मान यहाँ पर निकालेंगे -3 और सी का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है ना। देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी और अचर कितना है सी है। तो पहला ए का मान, दूसरा बी का मान और तीसरा अचर का मान हो गया। अब जैसे ही एबीसी का मान निकलेगा आप डी का मान निकालेंगे। डी का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या है? एक विवेचक है। ठीक है ना। विवेचक या विविक्तर पर ही डिपेंड करता है कि उसका हल होगा कि नहीं होगा। ये 3 कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। देखो बी का मान, तो बी का मान -3 है तो -3 का होल स्क्वायर -4 गुना ए का मान 2 और गुना सी का मान 5 है। देखते हैं आप -3 का स्क्वायर करेंगे 9 और माइनस 4 दूना 8, 8 5 40, 8 5 40। अब 9 में से 40 घटाएंगे तो -31 चलाएगा। तो चूंकि यहाँ पर दिखाई दे रही है डी का मान माइनस आ रहा है, मतलब 0 से छोटा है, यानी डी का मान क्या होगा 0 से छोटा है, यानी डी लेस देन 0। यानी जैसे ही आपको डी का मान 0 से छोटा आएगा बोल सकते हो वहां पर एक्स का मान संभव नहीं है। लिख सकते हैं यहाँ मूलों का अस्तित्व नहीं है। यहाँ क्या लिख सकते हैं? मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है, मतलब यहाँ से x का मान नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x का मान 0, d का मान 0 से छोटा आ गया। देखो 2 कंडीशन में x का मान निकाल सकते हैं, या तो भाई वो d का मान 0 आएगा या d का मान 0 से बड़ा आएगा। d का मान 0 से छोटा आएगा, माइनस में आएगा तो आंख मूंद के बोलेंगे यहाँ पर x का मान निकालना संभव नहीं है, मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है। समझ में आ गई होगी। अब चलिए एक में पूरा हल करके ऐसा समीकरण उठाता हूँ जहाँ पर x का मान पूरा निकाला जा सके। तो चलिए वैसा एग्जाम्पल अब लेते हैं। अब चलिए दूसरे एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझिए। इसको भी द्विघाती सूत्र से हल करना, मतलब सीधेचार्य नियम से हल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एबीसी का मान निकालना पड़ेगा। ये तो काम आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। तो यहाँ ए का मान कितना हो जाएगा 2, बी का मान कितना हो जाएगा -6 और सी का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इतना निकालने के बाद आपको डी का सूत्र लगाना पड़ेगा। डी का सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो बाबू यहाँ बी का मान कितना -6, तो -6 का होल स्क्वायर -4 गुना ए का मान देख सकते हैं 2 और गुना सी का मान कितना है 3 है। अब देखो माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, घटाओ 4 गुना 8 और 3 की 24 है। तो 36 में से 24 घटाएंगे 12, यानी डी का मान 12 आ गया, यानी डी का मान 0 से बड़ा आ गया। तो लिख सकते हैं यहाँ पर डी ग्रेटर देन 0। अब देखो डी का मान जैसे ही 0 से बड़ा आएगा तो अब लिख सकते हैं मूलों का अस्तित्व है। डी का मान लिख सकते हैं डी ग्रेटर देन 0, अतः मूलों का अस्तित्व है। क्या लिख सकते हैं? अतः मूलों का अस्तित्व है, अतः मूलों का अस्तित्व है। डी का मान 0 से बड़ा है, चाहे 0 के बराबर है तो अस्तित्व होगा, लेकिन डी का मान जैसे ही 0 से छोटा है वहां पर x का मान निकालना संभव नहीं है। अब जैसे ही अस्तित्व है इसका मतलब x का सूत्र लगा देंगे। डी का मान 0 से बड़ा आएगा तो x का सूत्र लगाएंगे। x का सूत्र क्या होता है? -b अब प्लस माइनस √d अब बटा हो जाएगा 2 है। अब बाबू सूत्र लगाओ, यहाँ पर माइनस तो माइनस, अब b, तब b का मान कितना है? b का मान -6 तो -6 रख दीजिए। सूत्र में सिर्फ मान रख देना है। अब प्लस माइनस √d, तो डी देखो डी का मान कितना निकाल चुके हैं 12, डी का मान 12, तो डी के जगह पर रख देंगे 12। अब बटा में 2 गुना ए, तो ए का मान कितना निकाल चुके हैं 2, तो 2 कुछ नहीं, बी डी और ए का मान पुट करिए, फिर क्रिया को आगे बढ़ाइए। अब देखो साइड में मैं क्रिया को आगे बढ़ाऊं, ध्यान से समझिएगा। अब देखो यहाँ पर एक्स या करके लिखिए, एक्स बराबर है माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। अब प्लस माइनस 12 का अगर रूट करते हैं तो 12 का ब्रेक करेंगे तो 2√3 निकल जाएगा। अब बटा में चलाएगा 2 दूनी 4, क्या निकल जाएगा 2 दूनी 4। 12 का ब्रेक कर दीजिए, 4 तिहाई 12, इस 4 का 2 निकल जाएगा, 3 रूट में रह जाएगा। अब देखो यहाँ पर 6 सबसे पहली बात है ऊपर 2 कॉमन मिलेगा तो 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 तिहाई 6 3 प्लस माइनस ये जो का त्यों रह जाएगा बाबू। यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो सिर्फ √3 रह जाएगा। अब बटा में कितना है 4 है तो 4, ये कटना है तो कट जाएगा 2 दूनी 4। यानी अगर देखी जाए तो यहाँ पर आ गया 3 प्लस माइनस √3 या बटा निकल गया 2 निकल गया। अब इसको हल करना संभव नहीं है, इसको हल करना संभव नहीं है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि x का मान एक बार प्लस उठा लेंगे 3 और प्लस √3 बटा 2, एक x का जो मान आ जाएगा माइनस लगा -3 माइनस √3/2, इतना मान लिख सकते हैं। या हो सकता है आपकी किताब में इसी मान को आगे बढ़ा दिया, ये 3 और √3 में √3 कॉमन ले लेगा तो √3 यहाँ पर जगह √3 और प्लस 1 और बटा में चलाएगा 2, इस टाइप का भी मान दे सकता है। क्योंकि 3 में सर √3 कॉमन ले सकता है। देखो √3 का √3 से गुना करेंगे 3 और प्लस तो प्लस और √3 का 1 से गुना करेंगे √3, इस मान को भी इस टाइप से आगे बढ़ा सकता है। यहाँ से √3 कॉमन ले लेगा बाबू, तो यहाँ बचेगा 3 और घटाओ यहाँ बचेगा 1, यहाँ √3 बचेगा, √3 और घटाओ 1 और बटा में चलाएगा 2। तो यहाँ से अपना क्रिया करिएगा। देखो सीधेचार्य नियम कोई हार्ड नहीं है, द्विघाती सूत्र एकदम हार्ड नहीं है। पहले आपको डी का मान निकालना है, डी का मान
निकल जाएगा और चेक कर लेना है कि डी का मान 0 से छोटा है कि बड़ा है या बराबर है। तो डी का मान यदि आपका मूल का अस्तित्व होगा तो आप एक्स का सूत्र लगाएंगे यहाँ बी डी और ए का मान पुट करेंगे, उसके बाद एक्स का मान एक बार प्लस एक बार माइनस उठाएंगे, क्रिया कर देंगे, आंसर निकल जाएगी। तो इस तरह से द्विघाती सूत्र का सूत्र लगाकर द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। देखो चर्चा करते हैं 4.1 में जांच करना था कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो मैंने आपको समझा दी। उसके बाद 4.2 में गुणनखंड विधि से हल करना था, वो भी मैंने आपको समझा दिया। 4.3 में पूर्ण वर्ग विधि से आपको हल करना था, तो भी मैंने आपको समझा दिया। आज 4.4 में हमें द्विघाती सूत्र से समीकरण को हल करना है, ये मैंने आपको समझा दिया। यानी एक वीडियो में एक्सरसाइज ही आपका क्लियर हो गया 4.4। अब जो क्वेश्चन नहीं बनता उसको कमेंट करके बताइए, और बाबू इस वीडियो को जितना हो सके फैलाइए, क्योंकि आपके लिए काफी मेहनत करी जा रही है।